दोस्तों, इस समय क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के क्षेत्र में जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, इससे निश्चित रूप से भारत को आगे बढ़कर कई बड़े लाभ हो सकते हैं। जहां एक ओर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस कम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रूस मिडिल ईस्ट का एक महत्वपूर्ण डिफेंस सप्लायर है और वह मिडिल ईस्ट के कई देशों के ऑयल फील्ड में नए परियोजना की शुरुआत कर रहा है। इसके अलावा कई ऑयल फील्ड्स पर रूस द्वारा कब्जा किया जा रहा है और सोचने वाली बात यह है कि जब रूस ने यूक्रेन वॉर के दौरान अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को रूसियन क्रूड ऑयल खरीदने से मना कर दिया, तो ये देश मिडिल ईस्ट से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदने में लगे रहे। लेकिन अब जब रूस अपनी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बढ़ाएगा, तो यूरोप और अमेरिका जैसे देश अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। जहां रूस अपनी पैरेंट फैला रहा है, वहां उसके साथ चीन भी खड़ा है और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में कई बड़े कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। हाल ही में सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इराक ने एक बड़े ऑयल फील्ड के अंदर से जापानी कंपनी को पूरी तरह से रूस की तरफ से बाहर किया है। इस पूरे डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, जिसमें भारत ने कैसे कतर को एक सबक सिखाया है। इस वीडियो को लाइक करें और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वास्तव में इराक में एक बड़े ऑयल फील्ड है जिसका नाम ईदू है और यह फील्ड रूस और जापान दोनों के बीच लंबे समय से काम कर रहा है, जिसमें रूसी कंपनी का हिस्सा लॉक किया गया है और यहाँ पर 60% शेयर है। इस पार्टनरशिप में जापानी कंपनी इंटरफेस कॉरपोरेशन की करीब 40% हिस्सेदारी थी, लेकिन अब ये जापानी कंपनी अपना पूरा हिस्सा रशिया को बेच रही है। इसका मतलब है कि इस ऑयल फील्ड पर पूरा नियंत्रण रशियन कंपनी के पास होगा। और हाल ही में हमने देखा है कि रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ने यूएई और सऊदी अरेबिया का दौरा किया और वहां पर बड़ा स्वागत किया गया। इस बारे में एक और अच्छी खबर है कि भारत के पास काफी बड़ा रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करके विभिन्न देशों में निर्यात कर रहे हैं। यूरोप में रशियन क्रूड ऑयल की आपूर्ति में रुकावट आने पर भारत की आपूर्ति में वृद्धि हुई है और भारतीय कंपनी ने काफी अच्छा मुनाफा कमाया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की सहायता के पीछे कुछ बड़े षड्यंत्र किए हैं, जो सब डीलों से अमेरिका को बड़ा फायदा हो रहा है। 1955 में हुई डील के अनुसार सऊदी अरेबिया ने जो कुछ भी क्रूड ऑयल बेचा, उसे केवल यूएस डॉलर में बेचने का आदान प्रदान किया था। इसके बाद इस यूएस डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका के अंदर निवेश के रूप में हुआ। भारत के लिए एक और अच्छी खबर है कि यूक्रेन वॉर के समय जब अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने रूसियन क्रूड ऑयल खरीदने से इनकार किया, तब भी भारत को फायदा हुआ। भारत के पास कई बड़े रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जहां हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करके विभिन्न देशों में निर्यात कर रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, इराक, ईरान और रूस जैसे देशों का साथ मिलकर, जो न केवल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं बल्कि एक साथ मिलकर काम करते हैं, वे सभी देश आसानी से क्रूड ऑयल के मूल्य को नियंत्रित कर सकते हैं। भारत के लिए यह भी अच्छी खबर है कि यह खेल अब फाइनली शुरू हो चुका है और इस बार कमान भारत के हाथों में है। ये एक ऐसी खबर है जिससे दुनिया भर में पेट्रोलियम के दामों में बदलाव आ सकता है, क्योंकि भारत और चीन मिलकर एक नए सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं। खासकर एनर्जी प्रोड्यूसिंग देशों जैसे कि कतर ने एक नई ऊर्जा युग की शुरुआत की है, जिन्होंने पेट्रोलियम के मामूल्य को घटाने का दावा किया है और इसे दुनिया के मुख्य उपभोक्ताओं जैसे भारत और चीन को प्रभावित करने की कोशिश की है। इसी बीच वेनेजुएला ने पुनः भारत को एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम सप्लायर के रूप में चुना है। वेनेजुएला ने पूर्व में ओपेक देशों के मार्केट में भाग नहीं लिया था, लेकिन हाल ही में लगातार प्रतिबंधों के हटने से यह भारत के लिए एक बड़ा सप्लायर बन गया है। भारतीय कंपनियों ने पहले ही इस देश से 2020 में ऑयल खरीदा था और अब फिर से उससे ऑन ऑर्डर प्लेस किया गया है। इस सप्लाई के लिए मौजूद करंट रेट के अनुसार भारत को प्रति बैरल $8 तक की छूट मिलेगी। इससे ओपेक देश हैं, जो विभिन्न रेट पर तेल प्रदान कर रहे हैं, को भारत को एक अच्छी छूट के साथ सप्लाई करना है। वेनेजुएला ने अपनी दैनिक 50,000 बैरल की प्रोडक्शन के साथ इस सप्लाई के लिए अपनी पेट्रोलियम को बेचने का ऐलान किया है, जिसमें रिलायंस, इंडियन ऑयल और एचपीसीएल जैसी भारतीय कंपनियां शामिल हैं। यह साफ हो गया है कि भारत ने पहले ही ऑलरेडी वेनेजुएला के पोर्ट्स पर लोड किए गए ऑयल टैंकर शिप्स को भारत के लिए भेजने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रूस भी चिंतित हो रहा है।
फाइनेंशियल ईयर 2020-30 में भारत ने ऑलरेडी रूस से 233 मिलियन टन क्रूड ऑयल खरीदी है, लेकिन अब इसका कुछ हिस्सा वेनेजुएला की ओर डाइवर्ट होगा। इसके बावजूद एक चुनौती भी है जो भारत के सामने हो सकती है, और वह है क्वालिटी संबंधित मुद्दे। इसके पहले ही वेनेजुएला कंपनियों ने इस मुद्दे में भारत के साथ विवादों का सामना किया है। वेनेजुएला क्रूड ऑयल की क्वालिटी आईएसओ स्टैंडर्ड पैरामीटर को नहीं फॉलो करती है, जिसका परिणाम स्वरूप यह अन्य देशों के मुकाबले सस्ता होता है। इसके अलावा वेनेजुएला भारत से अधिक दूर है अपेक्षाकृत, जिसका परिणाम है कि शिपमेंट कॉस्ट उच्च होता है और इसका भारत के लिए थोड़ा महंगा पड़ता है। हालांकि भारत ने खुद को इंडियन ओशन में विशाल पेट्रोलियम रिजर्व के साथ पुनः पुष्टि की है और इसके लिए धन भी निर्धारित किया गया है। हालांकि राजस्थान से आई एक बड़ी खबर को लोग अधिकांशतः गैर देख रहे थे, जिसमें वेदांता ने बाड़मेर क्षेत्र में बड़े पेट्रोलियम रिजर्व का पता लगाया है और उसने नए ऑयल ड्रिल्स के लिए $4 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। बता दें कि इस नए तेल भंडार की पुष्टि हो गई है और इसमें ऑलरेडी का एक तेल कुआं है जो ऑपरेशनल है और रोज करीब 1,50,000 बैरल तेल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। हालांकि ऑयल की मांग आने वाले समय में केवल केमिकल्स के लिए ही बढ़ने वाली है, क्योंकि दुनिया भर में गाड़ियों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से शुरू हो गया है और साथ ही हाइड्रोजन का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में भारत ने ग्लोबल रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर्स को हाइड्रोजन ट्रेन बनाने के लिए आमंत्रित किया है और भारतीय टेक्नोलॉजी पर आधारित हाइड्रोजन निर्माण के प्रस्ताव को कुछ कंपनियों के सामने रखा गया है। आप लोग अपने विचार कमेंट में साझा कर सकते हैं कि क्या भारत को वेनेजुएला से कच्चे तेल को आयात करना चाहिए या फिर ओपेक देशों से इस पर विचार करना चाहिए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का पता चल सके। इसी तरह के और ज्ञानवर्धन वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।